हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास शुरू करूं उसके पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि बच्चों हम आपसे मिलने आ रहे हैं बिहार पटना 22 जून को बापू सभागार ऑडिटोरियम में। आइए और हमसे मिलिए। साथ ही यूपीएससी का एक बिगेस्ट फेस्टिवल होगा जिसमें यूपीएससी के बहुत सारे ऑफर्स, यूपीएससी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस, टॉपर से मिलना, उनकी जर्नी और सभी टीचर्स से मिलना, ये सब शामिल होगा। 22 जून को पटना में हम मिलेंगे। बिहार, है ना, बिहार पटना में। चलो अब इसके बाद शुरू करते हैं, क्योंकि अभी बीच में गैप हो गया आपका। यूपीएससी में जो प्रीलिम्स था, प्रीलिम्स को स्पेसिफिक बहुत सारी सीरीज वीडियोस चल रही थी। अब 16 जून को हो गया। अब वापस लौटाओ अपनी पढ़ाई के लिए। ऐसे बच्चे जिनका अच्छा गया पेपर, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आपके 90 के आसपास आ रहे हैं तो आप मेंस की प्रिपरेशन कीजिए। और ऐसे बच्चे जिनको लग रहा है कि अभी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी, शायद नेक्स्ट टाइम हमको देना पड़ जाएगा, सो कंटिन्यू करते हैं। चलिए, और आपने देखा कि काफी सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए। अगर हम ठीक तरीके से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली वहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 68, जिसमें कि हम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जो बात है वह करने वाले हैं। ठीक है, एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि ये जो चैप्टर है आपके पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट से भी कनेक्ट होता है, क्योंकि जब आप डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करेंगे तब हम बात करते हैं कि एक राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा प्रबंधन प्राधिकरण जो है वह बना हुआ है, वो इसमें कार्य करेगा। ठीक है, चलो, तो दिस इज टेलीग्राम चैनल। आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए, या फिर @मंजू PW यूपीएससी वाला। क्लासेस के इंफॉर्मेशन, वीडियोस, पीडीएफ, नोट्स, सारी चीजें आपको इसमें मिल जाती हैं। ठीक है, चलो, तो हम इसमें बात करेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, दो तीन चर्चाएं हमें इसमें करनी है। पहली बात तो हम इसमें जानेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, फिर हम सेकंड बात करेंगे, इसी तरह का प्राधिकरण राज्य के स्तर पर भी बना हुआ है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कुछ नहीं किया, राष्ट्र की जगह राज्य कर दिया, है ना। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। और तीसरा हम देखेंगे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो साल भर तो मन लगा के पढ़ना पढ़ना आपको पड़ेगा ठीक तरीके से, तभी जाके आपका आउटपुट जो है वह एक दिन के लिए निकल के आता है ना। तो परीक्षा में परफॉर्म करने के लिए साल भर मन लगा के पढ़ना बहुत जरूरी होता है। दिशाहीन नहीं रहना है, पढ़ते जाना है। ठीक है, जब तक तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि इसकी स्थापना कैसे हुई, ये कार्य क्या करेगा, इसके उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, स्थापना, उद्देश्य और कार्य की बात करेंगे। सेम हम इसमें देखेंगे कि इसकी स्थापना कैसे होती है। ठीक है, इसके कार्य व उद्देश्य क्या क्या है। और सेम हम इसमें बात करेंगे जिला के लिए, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कार्य, स्थापना, उद्देश्य, संरचना क्या क्या है, कितने अध्यक्ष सदस्य कैसे चुने जाएंगे, उन सब की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीए में। आप देखेंगे तो एक वेबसाइट जो है वह प्रॉपर बनी हुई है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की। ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। आपने देखा होगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको क्लास से मिल जाते हैं। तो चूंकि हम हर एक टॉपिक को डेप्थ के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और जो लास्ट हमने क्लासेस में पढ़ा था, आपने अगर ध्यान दिया होगा, इस बार का पेपर देखा होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली क्लास से मिल रहे थे, क्योंकि हमने सही डायरेक्शन में पढ़ाई करी थी। सो सही डायरेक्शन में पढ़ना हमारे लिए काफी जरूरी होता है। ठीक है, चलिए, सो देखो, चूंकि हम, अब देखो, हमने जब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की साइट को देखा तो इस पे कुछ चीजें हमें मिली। जैसे कि देखो, एक ऐसे के लिए आपको बहुत, निबंध लिखने के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है कि जो आप इसकी रिपोर्ट पढ़ेंगे ना, कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है भारत सरकार का, ये जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तब ये इस तरह के वाक्य हमें देता है: हम शांति में जितना अधिक पसीना बहाएंगे, युद्ध में उतना ही कम खून बहाएंगे। याद रखें, जब आपदा आती है तो तैयारी का समय बीत चुका होता है, और ये बात आपके एग्जाम के लिए भी है कि आप शांति में जितना पसीना बहा लेंगे उतना आपको डर कम लगेगा, और जब एग्जाम आएगा
और जब एग्जाम आ जाता है तो फिर अब ये लगता है कि सीसेट पढ़े, जीएस पढ़े, हो गया ना डिजास्टर, एकदम इमरजेंसी वाली सिचुएशन। तब ऐसे में क्या होता है कि आप जितना ज्यादा तैयारी कर लेते हैं तो जब इमरजेंसी आती है, क्योंकि उस समय में आपके पास तैयारी का समय बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस तरह से देखो, एक ऐसे की लाइन भी हो सकती है कि आप इस पे भी बहुत डीप से लिख सकते हैं, चीजों को जोड़ सकते हैं, चाहे आप लाइफ से जोड़ें, चाहे आप आपदाओं से जोड़ें, तो काफी इन चीजों को आप लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब इस पे इस तरह के जो आपको चीजें मिलती है, इस तरह के जो वाक्य मिलते हैं, उनको एलोब्रेट करने की कोशिश करो करो, उन पे लिखने की कोशिश करा करो। जब तक मेंस आंसर राइटिंग नहीं आएगी तब तक चीजें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, अब देखो 2001 में भूकंप आया था, कहां पे? कच्छ में, गुजरात में, कच्छ जिले में जनवरी 2001 में एक ऐसा भूकंप आया था, हजारों लोग मारे गए थे और लाखों लोग इससे प्रभावित हो गए थे, लाखों घर इससे क्षतिग्रस्त हो गए थे, टूट गए थे, खत्म हो गए थे। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भूकंप की तीव्रता जानते हो कितनी है? 7.7 मापी गई थी। सोचो, अगर 5 या 6 पॉइंट का भूकंप जो है वह आता है तो बहुत ज्यादा माना जाता है। और ऐसे में हर एक, जैसे कि 7.7 है, 7.8 है, तो जितने पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं, कई मल्टीपल जो तीव्रता है वह हो जाती है। तो सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंप था। तो जब ये 2001 का विनाशकारी भूकंप आता है, और इसके बाद ही हम देखेंगे कि जो एनडीएमए का एक्ट है और सारी चीजें वह सक्रिय होती हैं कि भारत सरकार इस तरह की अथॉरिटी बनाए। अथॉरिटी मतलब जिसको कि एक अधिकार है किसी पर्टिकुलर कार्य को करने का, किसी पर्टिकुलर योजना को बनाने का। तो वो हमने राष्ट्रीय स्तर पर एक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया हुआ है ना। तो यहाँ पर कुछ बातें हमने की। अब देखो, अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर हमें ये पढ़ना और समझना कैसे है। आपदा या डिजास्टर? डिजास्टर, आपदा। आपदा मतलब क्या है? एक अकस्मात, एक ऐसी स्थिति जिसे हम आप संभाल ना पाए, हमारे वश से बाहर है, उसके विनाश से बचना, चीजों से बचना। तो डिजास्टर का मतलब क्या है? बाढ़, भूकंप, चक्रवात, बादल फट जाना। तो ये सब हमारे लिए क्या है? डिजास्टर है। तो हमने इसी डिजास्टर को संभालने के लिए क्या किया? एक तंत्र विकसित कर लिया। हमने इसी डिजास्टर को संभालने के लिए एक जो तंत्र है वह विकसित कर लिया। और ये तंत्र हमने क्या किया? हमने कुछ प्राधिकरण बना लिए। हमने बनाया एक एनडीएमए एक्ट, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ये एक्ट बना 2005 में, और स्थापना राष्ट्रीय प्रबंधन प्राधिकरण की होती है 2006 में। तो देखो बच्चों, जब ये एक्ट बना, एनडीएमए एक्ट की अगर हम बात करेंगे, तो इसके अंतर्गत हमने एक बनाया राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का प्रबंधन प्राधिकरण। एक हमने बनाया राज्य स्तर पर, और बाकी हमने बनाए सभी जिला स्तर पर। तो हमने 3 तरह के प्राधिकरण की आवश्यकता को समझा। अब इसके आगे आप लगा लीजिए कि राष्ट्रीय, तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा, ये पूरा हो गया, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, प्राधिकरण अथॉरिटी। ये हो गया आपका राज्य स्तर, सो आप स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और ये आपका हो गया जिला स्तर पर, सो ये आपका हो गया डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डीडीएमए, एसडीएमए, एनडीएमए, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया कि जो ये डिजास्टर है, इन सभी को कंट्रोल करने के लिए कि अगर भूकंप आएगा तो हम कैसी स्थिति अपनाएंगे, अगर बाढ़ आएगा तो सरकार उसमें क्या करेगी, हम किस तरह की स्कीम्स, तो हम पहले से तैयारी कर लेते हैं कि बाढ़ आएगा तो बाढ़ के बाद जैसे ही बाढ़ का पानी उतरता है, उसमें सबसे ज्यादा जो होने वाली भयंकर बीमारियों की बात करें वो होता है जैसे कि हैजा, ठीक है, इस तरह की बीमारियां, पेट संबंधित बीमारियां,
ये सारी प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि पानी पूरा अशुद्ध हो चुका होता है। सबसे ज्यादा किल्लत होती है पीने के पानी की, क्योंकि सारा पानी गंदा हो जाता है। ऐसे में पीने के पानी की व्यवस्था हम नहीं कर पाते। सोचो सोचो, हर जगह पानी भर गया और ऐसे में जो साफ पानी था वह भी गंदा हो गया, उसमें सारी गंदगी चीजें मिल गई, सीवेज की चीजें मिल गई, सारा कचरा जो है वह मिक्स हो गया। अब ऐसा पानी कोई पिएगा तो क्या होगा? तो अगर बाढ़ उतरेगी तो बाढ़ के बाद जो एक भयंकर बीमारी सबको चपेट में ले लेगी वह होगा हैजा, है ना। कई तरह की ऐसी बीमारियां होंगी, जैसे डायरिया वगैरह की जो बीमारियां हैं, तो वो ऐसी जल जनित संक्रमण इस स्तर पर बढ़ेगा कि जहां बाढ़ आएगी वहां और भी मौतें होने लगती हैं। तो हमें आखिर क्या करना है कि बाढ़ आएगी तब हम कैसे सक्रिय होंगे, और अगर भूकंप आएगा तब हमें कैसे सक्रिय होना? तो भूकंप आएगा तो पानी तो नहीं बांटना, है ना। बाढ़ आएगी तो हमारी पहली एक व्यवस्था होगी कि जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकालना, उसके लिए दूसरी मशीनें बाकी चीजें लग रही है। भूकंप में अगर घर गिर गए हैं, दब गई हैं सारी चीजें, तो उसके लिए आपको पता है कि भाई क्रेन और इस तरह की मशीन जो भारी चीजों को उठा ले, उस तरह की चीजें सक्रिय कर लो। अच्छा, हुआ क्या था कि जब देखो गुजरात में भूकंप आया, है ना, और वहां पे देखो सरकार बड़ी गुजरात के बाद बहुत लर्निंग्स ली, वह सीखी, और ऐसे में उसने बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, पूरा एक तंत्र करोड़ों अरबों का बना के तैयार कर लिया। मतलब पूरा तंत्र तैयार रखा है। उतने सरकार, मतलब उतने कर्मचारी जो है वह तैयार रखे हैं, उनको कई सालों लाखों जो वेतन है वह गया। लेकिन अब वही सोचो कि या तो आप तैयार रखो, आप सारी चीजें तैयार रखिए, आपका पैसा खर्च हो रहा है ना खर्च। अब भूकंप तो आया नहीं, 20 साल हो गए, 20 साल हो गए, आपने 20 साल से पूरी मशीनरी, पूरा जो फोर्स आपने लगा रखा है, जो कर्मचारी बल है वो आपने लगा रखे हैं, सारी चीजें। तो अब भूकंप नहीं आया तो हम क्या करें? तो यहां पर ज्यादा तैयारी जब हम करते हैं ना, तब भी मन में एक भाव आता है कि यार हम ऐसा करें ही क्यों, हो सकता है भूकंप आए, क्योंकि ये तो अनिश्चित चीजें है ना, हमें नहीं पता भूकंप कब आएगा कब नहीं आएगा। ठीक है, तो बाढ़ का फिर भी समझ में आता है, चलो बाढ़ एकाएक नहीं आएगी। क्या अभी दिल्ली में पानी नहीं गिरा? वैसे भी पानी की इतनी किल्लत है, टेम्परेचर 50 डिग्री पहुंच रहा है, वैसे ही झुलस रहे, और अब कहे कि नहीं एकदम यहाँ पे बाढ़ का पानी आ गया। तो वो सारी चीजें धीरे धीरे होती है। तो बाढ़ का तो फिर भी पता चलता है, भूकंप और कुछ चीजों का पता नहीं चल पाता। तो आखिर उसकी स्ट्रैटेजी जो है वह क्या हो, और इसी तरह की स्ट्रैटेजी के लिए हमने हर एक स्तर पर एक जो तंत्र है वह विकसित कर रखा है। तो ये क्या क्या काम करेगा? इन तीनों का जो काम है वह क्या होगा? इन तीनों का मैं आपको कुछ कार्य बताती हूं, और ये आपका जो कार्य करेंगे, ठीक है, ये जो कार्य करेंगे कि ये योजनाएं बनाएंगे, आपदाओं से निपटने की योजनाएं बनाना, कि कैसे बाढ़, भूकंप, चक्रवात, बादल फटना, इस तरह की जो घटनाएं हैं, महामारियां हैं, कैसे इनकी रोकथाम करी जाए। और अगर आप रोकथाम, भूकंप को तो नहीं रोक सकते कि हमने धरती पकड़ ली, हिल नहीं रही, ऐसा तो कुछ है नहीं भैया। तब क्या है कि आप रोकथाम तो नहीं अगर जब कर पा रहे हो, तब आप क्या करते हैं? आप राहत और बचाव के कार्यों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। राहत बचाव के कार्य पे आप ध्यान देते हैं, मतलब आप आपदा के पहले कुछ नहीं कर सकते, आप आपदा के बाद की तैयारी इसमें कीजिए। और यहां पर आप क्या कर रहे हैं कि आप प्रभाव को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? प्रभाव को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब न्यूनीकरण, न्यूनीकरण करने का काम कर रहे हैं, प्रभाव को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हर एक स्तर पर, राष्ट्रीय, राज्य, जिला स्तर पर जो प्राधिकरण बनेंगे वह इसी तरीके का काम करेंगे। वह पूरी गाइडलाइंस डेवलप करते हैं, किसको कब कहाँ क्या करना है, कैसे चीजें लाइन अप होंगी, पूरी गाइडलाइन बनाएंगे, दिशा निर्देश बनाएंगे। और देखो, दिशा निर्देश बना लिए सबने, अपने अपने स्तर पे भी बना लिए। इसके अलावा देखो कि अगर मान लीजिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोई दिशा निर्देश दिया, राज्य ने और जिला ने, तो इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन कैसे रहे, तो ये समन्वय का जो कार्य है ये भी सब करते हैं। समन्वय करना, जो कोऑर्डिनेशन का काम है, ये तीनों करेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन का काम क्या करेगा? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य प्रबंधन प्राधिकरण आपदा प्रबंधन, और तीसरा जिला स्तर पर। तो इनका काम होगा कि जो योजनाएं हैं उनके बीच में एक जो कोऑर्डिनेशन का काम है वह भी किया जा सके। आया समझ में? तो डिजास्टर या आपदाओं से बचने के लिए हमने एक इस तरह के प्राधिकरण, जो अथॉरिटीज बना रखी हैं, राष्ट्र, राज्य और जिला स्तर पर। अब एक एक करके इनको ही समझते हैं। ये आपको समझ में आ गया? ये आपको समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ नोट्स बनाते चलो। देखो, पढ़ना तो तसल्ली से पड़ता है, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है ना।
पढ़ना तो आपको तसल्ली से पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर जो हम ये वेबसाइट देख रहे थे ना, जिसमें कि हम बात कर रहे थे कि कृत्रिम अभ्यास और जागरूकता सृजन की, कि हम शांति में जितना अधिक पसीना बहाएंगे, युद्ध में उतना ही कम खून बहाएंगे। सो याद रखिए, जब आपदा आती है सो तैयारी का समय बीत चुका होता है, इसलिए पहले ही आप जितनी तैयारी कर ले उतनी आप कर लेंगे। ठीक है, चलो सो अब हम आते हैं और थोड़ी सी हम बात करते हैं यहाँ पर कि बेसिकली जो आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है भारत सरकार का, वो अपने बारे में इंट्रोडक्शन कैसे दे रहा है। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं, वेबसाइट की चीजें हमें पढ़नी होती है। देखो प्राकृतिक आपदा क्या क्या रख रखी है, जैसे कि चक्रवात है, सुनामी है, अभी हीट वेव्स की हम बात करेंगे। हीट वेव्स, कितने ज्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं हीट वेव्स से, है ना। भूस्खलन, शहरी बाढ़, भूकंप, तो ये कुछ ऐसी घोषित आपदाएं हैं जिसके लिए सरकार काम कर रही है। तो आप देखो, तो सबसे पहली बात तो ये है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इनका जो अध्यक्ष है वह कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा, तो भारत के प्रधानमंत्री। और ऐसा नहीं है कि कोई बनाए जाएंगे, ये पदेन होंगे, पदेन या एक्स ऑफिशियो। पदेन या एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है, समझो जरा। पदेन अध्यक्ष, एक्स ऑफिशियो मतलब जब आप एक पद पर रहते हुए दूसरे पद के अधिकारी हो जाते हैं, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की अगर हम बात करेंगे, तो इसके अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर जो इस तरह का प्राधिकरण बनेगा, उसमें जो देश के पीएम है वह कौन होंगे, अध्यक्ष होंगे। और ये कैसे अध्यक्ष होंगे, पदेन या एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष होंगे, है ना। तो एक क्या है कि ये बेसिकली आपदा प्रबंधन के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगा, मतलब एक ऐसा निकाय जो कि सबसे ऊंचे लेवल पर है, सबसे ऊंचे स्तर पर है, काम क्या कर रहा है, आपदा प्रबंधन का काम कर रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए एक्ट है 2005 का। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ कि जब 2005 का एक्ट बना, मतलब एक्ट से ये संस्था स्टैब्लिश होती है, तब हम क्या कहेंगे कि ये जो प्राधिकरण है, इसकी जो प्रकृति है वह क्या होगी, स्टैट्यूटरी, वैधानिक, है ना, वही तो है। चलो, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना राज्य और जिला स्तर पर भी होगी, ताकि एक संस्थागत, एक तंत्र और एक ऐसा सक्षम वातावरण का निर्माण हो सके। भारत सरकार प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं द्वारा होने वाले विनाश और हानि की, अब देखो, मानव जनित और प्राकृतिक दोनों तरह की, प्राकृतिक और मानव जनित, इसका मतलब क्या है, एक तो होगी प्राकृतिक आपदा, कोई मुझे इसका उदाहरण बताएगा। प्राकृतिक, ये चक्रवात, सुनामी, ये सब वही तो है, पर यहां पर हम कह रहे हैं कि मानव जनित, मानव जनित आपदा क्या है, कि जब हम आह्वान कर रहे हैं कि भैया आपदा लोग आ जाओ, है ना। तो यहां पर मानव जनित आपदाओं की मतलब हम देखें कि देखो, अगर भूस्खलन बहुत ज्यादा हो रहा है और उसके पीछे कारण ये है कि पेड़ बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं, वनों की कटाई हो रही है, तो आपने आह्वान ही तो किया वनों की कटाई, वनों की कटाई की, तो यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग बड़े पैमाने पर हुआ। इसके अलावा अगर हम कोविड की बात करें, तो कोविड क्या था, प्राकृतिक आपदा थी, महामारी थी, कहीं ना कहीं सब जानते हैं, है ना, कि चीन इसका संचालक रहा। प्राकृतिक की अगर हम बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, जैसे कि बाढ़ हो गया, चक्रवात हो गया, सुनामी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे प्राकृतिक हो या मानव जनित हो, दोनों ही तरह की जो आपदाएं हैं, इन आपदाओं के लिए रोकने के लिए क्या क्या कार्य करेगा, इन आपदाओं से होने वाली जो विनाश है और हानि है, रोकथाम, शमन और तैयारी। रोकथाम, रोकने का प्रयास करना, ठीक है, शमन, तैयारी, ये तीनों काम जो है वह कर रहा है। और इसके लिए पूरा एक संस्थागत तंत्र जो है वह तैयार किया हुआ है, 3 स्तर पर। ठीक है, 1, 2 एंड 3। पहले स्तर पर हमने देखा कि यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर है, फिर हमने देखा कि राज्य स्तर पर है, और फिर हमने जाना कि जिला स्तर पर है। और इस तरीके से पूरा एक संस्थागत तंत्र बना हुआ है, संस्थागत तंत्र, है ना।
क्लियर है इतना कि प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं को से बचाने के लिए भारत सरकार सभी सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, लोगों की भागीदारी के निरंतर और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से होने वाली क्षति और विनाश को कम करने के लिए और राष्ट्रीय संकल्प को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। तकनीक के माध्यम से सक्रिय बहुआपदा बहुआयामी रणनीति को एक गतिशील भारत का निर्माण करने की योजना है। आपदा रोधी गतिशील भारत, आपदा रोधी जिसमें आपदाएं ना हो उनको रोकने का प्रयास किया जाए, भारत निरंतर आगे बढ़ता रहे, गतिशील भारत की योजना की बात यहाँ पर कही गई। तो इसमें क्या कहा कि हम एक ऐसी बहुआयामी, जैसे कि भूकंप आया और अगर वो भूकंप का जो केंद्र है वह अगर महासागरों के नीचे है तो वहां से सुनामी आ जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर एक जैसे कि अब भूकंप आया उससे बाकी तरह से बाढ़ आई तो महामारी आ गई, आपदाएं कनेक्टेड ही तो है ना। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली एक लोगों की भागीदारी, संगठन की भागीदारी और सामूहिक प्रयास करना। तो ना केवल एक संस्थागत तंत्र बनाया गया है, इस संस्थागत तंत्र के अलावा ठीक है इसमें लोगों की भागीदारी की भी बात कही गई। तो कहा गया कि लोगों की भागीदारी होगी, ठीक है, संस्थाएं तो हैं ही हैं और भी एजेंसियां होंगी जो कि काम करेंगी। इसके अलावा हमने देखा कि बहुआयामी बहु आपदा रोधी तंत्र, आपदा रोधी मतलब आपदा को रोकना है ना, बहु आपदा रोधी एक तंत्र बनाया गया। एक बहुआयामी तंत्र की बात करना मतलब मल्टी डायमेंशनल्स, कई प्रकारों से सोचना, कई तरह से सोचना। तो जो एक तरह से नहीं सोचना कि हमें केवल भोजन की व्यवस्था करनी है, हमें केवल बचाना है लोगों को, उन्हें आगे भी तो चिकित्सा एंड बाकी चीजों की व्यवस्था करनी है। तो पूरा एक तंत्र जो है वह बढ़िया डेवलप करना। सो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रतीक चिन्ह भारत में आपदा प्रबंधन की प्रभावशीलता में सुधार करना, सभी हितधारकों को सशक्त बनाना प्रतिबिंबित करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 5 प्रमुख प्रभाग है, ठीक है, नीति और योजना। देखो कौन कौन से इसके प्रभाग है, नीति एवं योजना, प्रशमन, प्रचालन, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रशासन और वित्त प्रभाग, है ना। तो 5 प्रमुख प्रभागों के माध्यम से ये जो कार्य है वह करती है कि नीति योजना प्रभाग मतलब वो नीतियां बनाएगा, है ना। प्रशमन है, कम करने का प्रयास करेगा। प्रचालन है, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी है, वह अलग काम कर रहा है। प्रशासन और वित्त विभाग भी है। तो ये सारी चीजें हैं। इतना समझ में आया कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं कि कुछ तरह की आपदाएं होती हैं और हमने एक एनडीएमए एक्ट के जरिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के जरिए हमने 3 स्तर पर, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर हमने एक उपाय किया है कि हम एक समन्वय बना सके, योजनाओं को ला सके। तो ये आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है ना। हमने यहाँ पर काफी सारी चर्चा कर ली, हमने जाना प्राकृतिक और मानव जनित एंड। चलो आओ, तो अब मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूँ क्योंकि ये हर साल अपनी रिपोर्ट बताती है और रिपोर्ट के आधार पर कुछ डेटा डिस्कशन जो है वह भी करती है। और मैं आपको बताती हूँ एक क्वेश्चन जो कि 2016 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो। देखो मैं मेंस की प्रैक्टिस भी साथ साथ कराती हूँ, अगर आप सीरियस और सिंसियर तरीके से यूट्यूब की क्लासेस भी देखेंगे ना, सीरियसली ऐसे बच्चे जो ये कहते हैं कि हम फाइनेंशियली इतने एबल नहीं है कि हम कहीं से भी बैचेस परचेज कर सके, तो बच्चों आपके लिए पीडब्ल्यू ओनली आईएएस जो है वह यूट्यूब पर सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया है। आप उसकी अहमियत जाने, कॉन्टिन्यूटी के साथ हमारे साथ लगे रहे, नोट्स बनाते रहे, रिवाइज करते रहे चीजों को। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के संदर्भ में उत्तराखंड के कई स्थानों पर हाल ही में बादल फटने की घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए। अब लो, अब इसमें क्या जोड़ दिया, किसी पर्टिकुलर आपदा से जोड़ दिया और उसमें यह पूछा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है, आप जरा मुझे 4-5 पॉइंट बताइए कि उत्तराखंड में ये जो प्रॉब्लम हुई इसके लिए कैसे ठीक किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आखिर इसके लिए क्या जो दिशा निर्देश है वह दिए, ठीक है। तो आप मुझे इसमें कमेंट करके बताइए 4-5 के क्या हो सकते हैं। अब देखो, अब मैं बताती हूँ आपको, जो 22-23 की वार्षिक रिपोर्ट आई है उस पर हम बात करते हैं। 22-23 की जो वार्षिक रिपोर्ट है बच्चों, ये क्या कहती है कि भारत अपनी अनोखी भू जलवायु और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के कारण बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी, भूकंप, शहरी बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन,
वनाग्नि, जैसे आप देखेंगे अभी इतनी ज्यादा गर्मी थी, जंगलों में आग लग रही थी, ठीक है। वनाग्नि जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के जोखिम और अनेक आपदाओं से असुरक्षित रहा है। और देश के लगभग 36 राज्य संघ क्षेत्रों में 27 ऐसे हैं जो कि आपदा संभावित है, मतलब किसी न किसी तरह की आपदा, या तो वह भूकंप से प्रभावित है, या फिर बाढ़ से, या फिर चक्रवात से। और लगभग 58.6% भूभाग साधारण से लेकर अति उच्च तीव्रता वाला भूकंप संभावित क्षेत्र है। और इसकी भूमि का 12% ऐसा भाग है जो कि बाढ़ और नदी कटाव वाला क्षेत्र है। कुल लगभग 7,000, आपको पता है कि हमारी 7500 किलोमीटर जो लंबी समुद्री तट रेखा है, जो कोस्टल लाइन है, वो इसके ठीक है। तो ये सुनामी संभावित, उसमें 5700 सुनामी और चक्रवात से संभावित क्षेत्र है। मतलब हमारी जो तट लाइन है 7516, या तो सुनामी या तो चक्रवात, है ना, इससे ये बहुत ज्यादा प्रभावित है। कृषि योग्य क्षेत्रफल में 68% ऐसा भाग है जो कि सूखे से असुरक्षित है, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में है तो भूस्खलन है, हिमस्खलन है। 15% भूभाग भूस्खलन से संबंधित है। लगभग 5000 से ज्यादा जो शहरी स्थानीय निकाय है वह शहरी बाढ़ से संबंधित है। एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि यूपीएससी लास्ट 3 और 4 ईयर्स में 2 बार शहरी बाढ़ अर्बन फ्लड से क्वेश्चन पूछ चुका है। एक बार प्रॉपर उसने शहरी बाढ़ का कॉन्सेप्ट पूछा था, जब नोएडा, गुड़गांव इस तरह के शहरों में शहरी बाढ़ पानी भरने की समस्या देखी गई थी। और इसके अलावा प्रॉपर तरीके से वह जो पुणे है ना, या फिर हम बड़ी इस तरह की सिटीज की बात करें, महानगरों की टाइप की जो सिटीज हैं जिसकी जनसंख्या है ना बहुत ज्यादा है, तो ऐसी सिटीज में क्या प्रॉब्लम है, ऐसी सिटीज में क्यों ज्यादा बाढ़ आती है, उसकी बात। इसके अलावा देखो, अगर हम मानव जनित आपदाओं की बात करें, आपने भोपाल गैस त्रासदी सुनी, जिसमें कि रासायनिक, जैविक, रेडियोधर्मी सामग्री है, आपदाएं शामिल हैं। आपदाओं का प्रशमन, सामना करने की तैयारी, उपायों को मजबूत करना, ये सारी चीजें इसमें की गई। ये बहुत अच्छा विवरण है कि अगर हम पूरे इंडिया की बात करें, आपको ये रट लेना है कि अगर प्रश्न कहीं भी आ गए डिजास्टर मैनेजमेंट से, तो आपको ये पूरा आइडिया है कि इंडिया का कितना जो क्षेत्र है वह किस किस आपदा से प्रभावित है। अगर प्रश्न आ जाए कि भारत के जो क्षेत्र है वह किन आपदाओं से प्रभावित है, आपको याद होना चाहिए, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि एक बार तटरेखा बता दी तो ये बता दिया कि सुनामी और चक्रवात से प्रभावित है। जब आपने पर्वतीय एरिया की बात की तो आपने उसमें बता दिया कि लैंडस्लाइडिंग, और यहाँ पर आप तो जैसे कि जलवायु परिवर्तन और और ग्लेशियर्स का पिघलना, हिमस्खलन, ये सारी चीजें, ठीक है। शहरी अगर बाढ़ है तो शहरी शहर है तो शहरी बाढ़ है, और जहां पे नहीं है तो वहां पे मानव कम है क्या, हर जगह ऐसे वह कारण बता देता है कि आपदाएं वहां पे आ जाएं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा चलो आओ देखते हैं। देखो, तो यहाँ पर जो इस तरह की वार्षिक रिपोर्ट्स होती है ना, इस तरह की वार्षिक रिपोर्ट्स में बहुत सारे ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिल जाती है जो कि आंसर राइटिंग के लिए बड़ी गजब की होती है। जैसे कि रोकथाम, प्रशमन, तैयारी, मोचन प्रेरित संस्कृति के माध्यम से एक समग्र, सक्रिय, बहु आपदा केंद्रित और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति का विकास करते हुए एक सुरक्षित और आपदा से निपटने में पूर्ण सक्षम भारत का निर्माण करना, ये मेन मोटिव है इसका। आया समझ में? अब आओ इसके उद्देश्यों की बात करते हैं। आप खुद बताइए इसका उद्देश्य क्या होगा। उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है कि चाहे वह संचार का यूज करे, तकनीक का यूज करे, नवाचार का यूज, जिन भी चीजों का वह यूज कर सकता है, ऐसे नए नए तरीके और उपाय ढूंढना। जैसे कि जहां ज्यादा लैंडस्लाइडिंग होती है या फिर जहां भूकंप हो रहा है, भूकंप ज्यादा आ रहा है, तो लोग कहते हैं कि भूकंप से नहीं बल्कि घर गिर जाने से जो लोग हैं वो डेथ कर जाते हैं। तो ऐसे में अच्छा है ना, आप देखेंगे कि हिली एरियाज अगर है तो वहां पर घरों की जो छप्पर है, घरों की अगर हम छत की बात करें तो वह बहुत ही हल्के मटेरियल से बनाई जाती है, या फिर जो दीवारें हैं वह ईंट गारे बहुत इस तरह की हैवी मटेरियल के ना चलते बहुत मतलब एक हल्की सामग्रियों की बनाई जाती हैं, ताकि अगर भूकंप आता है तो लोगों की जो जान है वह बचाई जा सके। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक तरीका ही तो हो गया, तरीका हो गया ना, तो बस इसी तरह के काम करेगा ये। सो देखो और देखते हैं कि इसके उद्देश्य जो है वह क्या है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, उद्देश्य के पहले ये तो जान ले कि इसकी स्थापना कैसे होती है। चलो पहले वो बात करते हैं, ठीक है, कि जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसकी स्थापना और पृष्ठभूमि जो है वह कैसे हुई। वार्षिक रिपोर्ट एक मेंस का क्वेश्चन है ना, थोड़ी सी इसकी चर्चा हम कर चुके। अब आते हैं पहले
कि जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इसकी स्थापना की पृष्ठभूमि क्या रही? राष्ट्रीय, नोट्स बनाइए बच्चों, नोट्स नहीं रहेंगे तो क्या रिवाइज करोगे? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर हम बहुत शुरू से शुरुआत करें तो 1999 में, 1999 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था कि हम आपदा के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए कुछ कार्य जो है वह कर सकें, ठीक है। ये हो गई 1999 की बात। हमने सन 2000, वर्ष 2000 के पहले, एक वर्ष पहले ही हम उच्च समिति की बात कर चुके, और बात कर ही रहे थे कि 2001 में गुजरात का भूकंप हो गया। तो 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया तो इसके बाद एक राष्ट्रीय समिति बनाई गई। यहाँ पे उच्च स्तरीय बनी थी, यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति का निर्माण किया। आपने सुना होगा कि इंडिया का जो हम सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं, वह दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंडिया का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? आपने इंदिरा पॉइंट के बारे में सुना है, तो वो इंदिरा पॉइंट 2004 की जो सुनामी आई थी उसमें डूब गया था। सो 2004 में जब हिंद महासागर में सुनामी आई थी, 2004 में जब हिंद महासागर में सुनामी आई थी, और इस सुनामी के बाद तो आपदा प्रबंधन एक्ट जो 2005 है उसी को लाया गया। इस सुनामी के बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 आया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो अधिनियम है, हम वह लेकर आए, ठीक है। और आपदा प्रबंधन, ये जो एक्ट हुआ 2005 का, जो अधिनियम आया, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा हमने क्या किया? ऐसी संस्थाओं की बात की, हमने प्राधिकरणों की बात की, और ये क्या करेंगे? आपदा प्रबंधन की नीतियों को लागू करेंगे कि हम किस तरीके का व्यवहार करें। आपदा प्रबंधन की, आपदा प्रबंधन की नीतियों को बनाना और उसका कार्यान्वयन करना, नीतियों को बनाना और उसका कार्यान्वयन करना, ठीक है। और 2006 से जो आपका राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का जो प्राधिकरण है उसकी स्थापना हुई। 2005 से अधिनियम आया है ना। तो ये यहाँ पर इसकी कहानी हो गई। अब आगे चलेंगे और हम बात करेंगे कि आखिर जो राष्ट्रीय स्तर पर बना उसकी संरचना आखिर क्या है, ठीक है। हो गया इतना, आगे चलते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो आया एनडीएमए, उसकी संरचना क्या है? संरचना मतलब कितने अध्यक्ष, कितने सदस्य, अध्यक्ष कौन होगा, सदस्य कितने होंगे, कहां कहां से होंगे, ठीक है। तो संरचना में देखो, एक तो होंगे अध्यक्ष, और ये जो अध्यक्ष है ये कौन होंगे? अब तो याद होगा आपको, देश के प्रधानमंत्री जो पीएम है, प्रधानमंत्री। और अधिकतम इसमें 9 सदस्य होंगे, कितने? अधिकतम
9 सदस्य होंगे, 9 मेंबर्स और होंगे, अधिकतम 9 सदस्य होंगे, और इन्हीं 9 सदस्यों में से एक को हमने उपाध्यक्ष चुन लिया, ठीक है। और जो उपाध्यक्ष होगा इसका दर्जा होगा कैबिनेट मंत्री के जैसा, बाकी के जो 8 सदस्य होंगे उनका दर्जा होगा राज्य मंत्री के जैसा। तो ये तो इसकी संरचना की बात हो गई। अब अगर हम इसके दृष्टि और लक्ष्यों की बात करें कि जो एनडीएमए है इसका दृष्टि और लक्ष्य क्या है, मतलब ये क्या काम करेगा, किन सिद्धांतों के आधार पर काम करेगा, किन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करेगा। सो आखिर इसका जो दृष्टि और लक्ष्य है वह क्या है। ऑब्वियस सी बात है कि आपदाओं की रोकथाम करना, उसके लिए योजनाएं बनाना, दिशा निर्देश तैयार करना, एक समन्वय करना, यही सारे काम इसके होंगे। तो इसका मेन काम यही है कि भारत को दृष्टि या लक्ष्य इसका ये रहा, एनडीएमए लिख लो इसको, ठीक है। अपने नोटबुक में नोट्स नहीं बनाओगे कोई कुछ नहीं होने वाला, बेड़ा पार यूपीएससी में तो बिल्कुल भी नहीं। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है ना, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि अपनी हर एक क्लास में बच्चों आपको नोट्स बनवाओ। एनडीएमए की अगर हम बात करेंगे है ना, तो ये इसका लक्ष्य और उद्देश्य, लक्ष्य और दृष्टि, मतलब ये इसको ध्यान में रखते हुए कार्य करता है कि रोकथाम, प्रशमन, तैयारी, मोचन प्रेरित संस्कृति, बहु आपदा केंद्रित प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति का विकास, एक सुरक्षित और आपदा से निपटने में पूर्ण सक्षम भारत का निर्माण करना। मतलब हम ये कहे कि ये काम कर रहा है एक सुरक्षित देश के रूप में, मतलब देश को सुरक्षित रखना, सुरक्षित देश का निर्माण करना, सुरक्षित। आप ये देखो कि जापान इतना ज्यादा प्रभावित है भूकंप से, और बहुत हाई लेवल के, बहुत हाई स्तर के जो भूकंप है वहां पर आते हैं, मतलब उच्च स्तर के, और उसके बाद भी वहां इतना ज्यादा डेवलपमेंट है, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है, वो सारी चीजें वो कैसे मैनेज करते हैं। तो उनके अब प्रॉपर वो एक कल्चर ही डेवलप हो गया कि भूकंप आएगा तो उसके बाद हमें किस तरीके से चीजें करना है, क्या हमें मिटिगेशन करना है, क्या हमें बाकी चीजें करना है, ठीक है। अब देखो अच्छा कि इसके उद्देश्य क्या रहे होंगे। ये तो हमने दृष्टि और लक्ष्य की बात कर ली कि सुरक्षित देश का ये निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम इसके लक्ष्यों उद्देश्यों की बात करें, उद्देश्य या कार्य की बात करें, पहले तो कार्य देखिए, कार्य क्या क्या करेगा ये, कार्य क्या करेगा, ये करेगा, ये नीतियां बनाएगा, है ना। उद्देश्य की बात आगे अभी हम पीपीटी में करते हैं। ये नीतियां बनाता है आपदा प्रबंधन की, नीतियां बनाना, नीतियों को लागू करना राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि जो एनडीएमए है ये कहां पर है, इसका ये जो प्राधिकरण है वह कहां पर है, मेन दिल्ली में है, दिल्ली में है ना। राष्ट्रीय जो प्राधिकरण है आपदा प्रबंधन का दिल्ली में है। तो इसका कार्य क्या होगा कि ये नीतियां बना ले, ठीक है, ये नीतियां बना ले, योजनाओं को स्वीकृत करे, और मंत्रालय और जो विभाग है उसे निर्देश दे। आपदा प्रबंधन की योजना, अब हर जगह आपदा प्रबंधन नहीं लिख रही हूं, ठीक है। योजनाओं को स्वीकृत करे, मंत्रालय व विभागों को दिशा निर्देश दे, मंत्रालय व विभागों को दिशा निर्देश देने का काम करेगा, ठीक है। आपदा से बचाव हेतु रोकथाम, आपदा से बचने के लिए, बचाव हेतु रोकथाम के उपाय, आपदा से बचाव हेतु रोकथाम के उपाय करना, ये काम इसके होंगे, है ना। इसके अलावा जो नीतियां बन रही हैं उसमें समन्वय करना, अलग अलग विभागों की नीतियां हैं, है ना, सभी लेकिन एक ही लक्ष्य को लेके काम कर रहे हैं, तो एक कोऑर्डिनेशन तो रखना पड़ेगा ना। तो नीतियों में एक समन्वय रखना आपदा प्रबंधन की नीतियों में। इसके अलावा ना केवल देश में बल्कि आप देखेंगे कि हम जैसे कि कहीं कोई संकट है पड़ोसी देश में, तब केंद्र सरकार इस बात की अनुमति देती है कि ये जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है ये हमारे देश नहीं बल्कि पड़ोसी देशों के लिए भी नीतियां बना दे। तब ऐसे में अगर केंद्र सरकार आदेश देती है तो आपदाग्रस्त देशों की सहायता करना, आपदाग्रस्त देशों की सहायता करना, ठीक है,
आपदाओं का रोकथाम, उनके प्रभाव को कम करना, न्यूनीकरण करना, मिटिगेशन है ना, न्यूनीकरण करना, और दिशा निर्देश गाइडलाइंस जो है वह तैयार करना। कहीं दिशा निर्देश हमने लिखा है तो आपदा प्रबंधन के लिए व्यापक रूप से जो गाइडलाइंस होती हैं उनको बनाना। तो ये इसका कार्य होगा। इतना क्लियर है? यहाँ पर हमने बात करी संरचना की, ध्यान से देखो कि स्ट्रक्चर इसका क्या होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर दृष्टि और लक्ष्य की बात की, वो हमने देख लिया कि जो बॉक्स है पूरा पीपीटी में वो आपको लिखना है। और यहाँ पर हमने कुछ कार्यों की बात की, तो यहाँ पर 1 2 3 4 है ना, 5, ये आपका 6 है। व्यापक रूप से गाइडलाइंस बनाएगा 7 और 8। ये हमने इसके कुछ कार्यों की, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसकी उद्देश्यों की बात कर लेते हैं। तो इसका उद्देश्य वही जो कार्य थे उन्हीं को ध्यान में रखते हुए कुछ इसने उद्देश्य बना लिए, जैसे ज्ञान, नवाचार और शिक्षा के माध्यम से। ऑब्वियस सी बात है कि जब लोगों को ये जागरूक करेगा कि अगर भूकंप आ रहा है तो आपको हल्की जो शेल्फ है वह बनानी है, भारी मटेरियल से जो घर है वह नहीं बनाने हैं। तो नवाचार, ज्ञान, शिक्षा, लोगों में एक अवेयरनेस कि अगर भूकंप आ रहा है तो बिल्डिंग के बाहर किसी खुले क्षेत्र में जाएं। तो ये सारी चीजें क्या है कि लोगों को अवेयर रखने के लिए से आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी एडवर्टीजमेंट आती है कि जो स्टूडेंट है, जो स्कूल के स्टूडेंट है वो टेबल के नीचे छुप रहे हैं। तो उन्होंने उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है, तो उनका प्रैक्टिस चल रही है कि अगर भूकंप आता तो हमें टेबल के नीचे छुप जाना है। ठीक है, सो प्रौद्योगिकी, पारंपरिक बुद्धिमत्ता, पर्यावरणीय संरक्षण पर आधारित प्रशमन उपायों को प्रोत्साहित करना, विकास योजना की प्रक्रिया में आपदा प्रबंधन, सरोकारों का मुख्य स्थान प्रदान करना। अगर आपको विकास करना है, मान लीजिए कोई हिली एरिया है, वहां पे आप रोड बना रहे हैं और उस रोड बनाने से वहां पे भूस्खलन हो रहा है, भूकंप जैसी समस्याएं हो रही हैं, आप कैसे विकास करोगे, तो कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करा जा सकता है, उसके लिए सक्षम कार्य नियामक वातावरण, अनुपालनकारी व्यवस्था। व्हाट इज अनुपालनकारी? शब्द बड़े भारी भरकम है हिंदी में। अनुपालनकारी व्यवस्था मतलब जो आपके अनुदेशों का, जो आपकी गाइडलाइंस जो आपने बनाई हैं, कोई उसका पालन करे। उस पालन के लिए एक ऐसा माहौल बनाओगे ना कि हमने 3 संस्थाएं बना ली। राष्ट्रीय स्तर पर है, सारे राज्य उसकी सुनेंगे, राज्य स्तर पर है, पूरे जिले उसकी सुनेंगे, जिला स्तर पर है, बाकी प्रभाग उसकी सुनेंगे। तो हमने एक कोऑर्डिनेशन करने वाली जो व्यवस्था है उसको बना लिया। आपदा जोखिमों की पहचान, आकलन और निगरानी, मॉनिटरिंग करना कि अब हमने भूकंप के लिए एक रडार जो है वह लगा रखे हैं और उस रडारों से पता चल जाता है कि अगर पृथ्वी के गर्भ में कुछ अगर हलचल हो रही है और वहां से भूकंप अगर आने वाला है तो वो है ना। सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से अनुक्रियाशीलता, बाधा रहित संचार। देखो अगर संचार नहीं होगा, चेतावनी प्रणालियां डेवलप कर लेना कि अगर मान लीजिए जैसे कि मछुआरे मछलियां पकड़ने गए, काफी दूर चले गए समुद्र में और ऐसे में पता चलता है कि कोई चक्रवात, तूफान या सुनामी आने वाली है, उन तक कैसे आप संचार करेंगे। तो आप ऐसी ऐसी जो वोट है वह आ गई है कि जिसपे कि कुछ भी हो जाए संचार व्यवस्था नहीं टूटेगी और वहां से जानकारी मछुआरों को दी जा सकती। तो ऐसी शिप्स, ऐसे जो जहाज हैं, ऐसे जो नाव हैं, उनका निर्माण करके उनको दे देना। तो ये सारी चीजें ही तो है कि आप कैसे जान बचाने बाकी चीजें कर रहे हैं। समाज के संवेदनशील वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके अनुकूल कुशल मोचन और राहत कार्य करना। सुरक्षित ढंग से जीने और आपदा का सामना करने में जो सक्षम इमारतें, वही बात की अगर भूकंप आ रहा है तो हल्की शेल्फ की दीवारें और वो बनाइए। पुनर्निर्माण कार्य है ना, अवसर माने इसको और पुनर्निर्माण कार्य को जल्दी से कराएं। इसके अलावा आपदा प्रबंधन के लिए मीडिया के साथ साथ उपयोगी और सक्रिय, प्रोडक्टिव एंड प्रोएक्टिव सहभागिता को बढ़ावा देना। तो ये सारे कार्य करना। ठीक है, अब आओ कुछ दिशा, जैसे कि हम बार बार पढ़े गाइडलाइंस क्या है, गाइडलाइंस क्या है, कई तरीके की ये गाइडलाइंस दे रहा है, बट गाइडलाइंस इसमें नहीं लिखी हुई है। लेकिन ये जो यूपीएससी का माफ कीजिएगा, है ना, यूपीएससी आ रहा है, माफ कीजिए, तो यहाँ पर ये जो एनडीएमए की वेबसाइट है इस पर ये कुछ गाइडलाइंस दी है, जरा आओ इसको पढ़ते हैं हम। क्या दिशा निर्देश देता है, जैसे कि इसमें ये कहा कि जो कमियां हमने पहचानी है उन कमियों में मौजूदा जो ढांचा है उसकी क्या मजबूती है उसको देखना, तौर तरीके निर्धारित करना, है ना। जो भागीदार, जैसे कि देखो
सबसे, अगर हम भागीदारों की बात करेंगे कि कौन कौन इसमें भागीदार हो सकते हैं आपदा प्रबंधन की योजना बनाने कार्यान्वित करने में, तो ऐसे प्रमुख मंत्रालय हैं, विभाग हैं, राज्य हैं, जो सशस्त्र बल है, जो हमारी फोर्सेज है, वैज्ञानिक हैं, तकनीकी संस्थाएं हैं, समुदाय है, गैर सरकारी संगठन है, कॉरपोरेट क्षेत्र है, पेशेवर निकाय है, मीडिया है। तो उन सभी के साथ एक समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन करने का काम करना, अलग अलग जो भागीदार हितधारक इनकी पहचान करना, ये गाइडलाइंस। ठीक है, अब इसमें देखो, अनुभवजन्य आवश्यकताओं की पहचान और उद्देश्य निर्धारित करे जाए, मील पत्थर सहित रोड मैप बनाना, भागीदार और हितधारकों के साथ परामर्श करना, कुछ समूह गठित कर देना, उनमें आपस में विचार विमर्श और ऐसे विकल्प तैयार करना कि प्रशासनिक, वित्तीय, कानूनी रूप से हमें क्या क्या काम करना है। ये गाइडलाइंस ही तो है। तो इसमें देखो कि ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा है कि जो केंद्रीय मंत्रालय है, विभाग है, राज्य है, उनकी तैयारी करना। ठीक है, अच्छा, चौथा यहाँ है विस्तृत परीक्षा करना, विकल्प देखना, मसौदे को अंतिम रूप देना। यहाँ पे प्रारंभिक रूप तैयार हुआ था, सबसे डिस्कस करके, जो विभिन्न हितधारक थे उससे डिस्कस हमने कर लिया कि ये बताओ यहाँ पर ये प्रॉब्लम होगी, इसका सोल्यूशन क्या है। ये पहला विकल्प तैयार किया, ये हमने अंतिम विकल्प यहाँ तैयार किया। फिर हमने राष्ट्रीय स्तर पर जो भागीदार और हितधारक है उससे परामर्श किया। फिर हमने अंतिम मसौदा यहाँ पे दिशा निर्देश दिए, टिप्पणी, सुझाव मंत्रालय, विभाग, राज्यों को हमने भेजे, समीक्षा की, दिशा निर्देश को अंतिम रूप दिया और पूर्णतः यहाँ पे फाइनल एक दिशा निर्देश हमने जारी किया और सभी केंद्रीय मंत्रालय, विभाग और राज्यों पे योजनाओं की जो तैयारी है। सो बेसिकली क्या है कि दिशा निर्देश जो तैयार हम करते हैं उसके लिए क्या क्या 9 कदम अपनाए जाते हैं और 9 स्टेप्स की बात यहां पर करी गई है। क्लियर है? तो ये था आपका पहला। अब हम चलते हैं राज्य स्तर पर। एनडीएमए हो गया, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की हम बात करें। तो ये जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये हर राज्य जो है वह अपने यहाँ इस तरह की एक जो अथॉरिटी है वह बनाएगी। तो जो एनडीएमए एक्ट था उसके अंतर्गत हमने इसको स्टैब्लिश किया। किसके अंतर्गत? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, नॉट अथॉरिटी, यहाँ पर एक्ट की बात कर रहे हैं 2005। तो यहाँ पर ये जो अधिनियम था 2005 का, 2005 के अधिनियम के द्वारा हमने क्या किया, इस संस्था को स्थापित किया, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को हमने स्थापित किया। अब अगर हम इसकी संरचना की बात करें, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो एक अध्यक्ष होंगे, ध्यान से पढ़ना है इस बात को। ठीक है, देखो इसमें क्या है, एक अध्यक्ष होंगे। अब चूंकि हमने कुछ व्यवस्थाएं सेम ही तो अपनाई है, तो वहां पे पीएम प्रमुख थे अगर देश के लिए, तो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं वह यहाँ पे अध्यक्ष होंगे। मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष होंगे। ठीक है, अब देखो कि एक अध्यक्ष सहित अधिकतम 9 सदस्य, मतलब अब 8 सदस्य बचे क्योंकि हमने एक अध्यक्ष को भी सदस्यों में काउंट कर लिया। सो एक अध्यक्ष सहित, सहित अतिरिक्त नहीं कि 9 सदस्य और हैं, वो अतिरिक्त होगा। एक अध्यक्ष सहित 9 सदस्य। ठीक है, और उपाध्यक्ष इन्हीं सदस्यों में से होगा। उपाध्यक्ष सदस्यों में से ही, जो उपाध्यक्ष होगा वह सदस्यों में से ही होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? अच्छा ये बताओ इसके कार्य क्या होंगे, ये क्या कार्य करेगा? ऑब्वियस सी बात है, कार्य इसके अलग थोड़ी हो जाएंगे, कार्य वही तो रहेंगे जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के कार्य हैं, तो वही कार्य ये भी करेगा, बस ये जो कार्य कर रहा है वह राज्य स्तर पर कर रहा है। तो ये आपदा प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर योजना बना रहा है। राज्य स्तर पर योजना बनाना,
योजनाओं का क्रियान्वयन करना, योजनाओं का समन्वय करना, जो यहाँ पे विभाग है, प्रभाग है, उन सभी को गाइडलाइंस जारी करना, दिशा निर्देश जारी करना, है ना। आपदाओं से बचने के लिए, आपदाओं से बचने व रोकथाम, आपदाओं से बचने व रोकथाम हेतु कार्य करना, ठीक है। उपायों की समीक्षा करना, जो भी आपदा प्रबंधन, हर चीज के आगे आपदा प्रबंधन है, उपायों की समीक्षा करना। इसके अलावा राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपना। रिपोर्ट किसको देगा? ये राज्य सरकार को। तो ये सारे काम होंगे जो कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है वह कर रही है। आ गया समझ में इतना? याद कर लो, साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ। जब तक नोट्स बनाओ तभी चीजें याद रहेंगी। आपके पास क्लास खत्म होने के बाद अपना एक नोट्स होगा। जिस बच्चे ने, ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने अब तक, ये हमारा 68 नंबर का चैप्टर है, जिससे आपने अभी तक के नोट्स बनाए हो, बताओ जरा। चलो, तो ये सारे काम होंगे इसके, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मैं ओडिशा की रिपोर्ट पढ़ रही थी, जो ओडिशा का प्रबंधन प्राधिकरण है, ठीक है। तो देखो, ओडिशा में एक तूफान आया था, सुपर साइक्लोन, सुपर साइक्लोन। और यहाँ पर सुपर साइक्लोन एक ऐसा चक्रवात था जिससे बहुत ज्यादा लोग, सोचो लगभग 1.8 करोड़ लोग प्रभावित हो गए थे और 10,000 लोगों की जान गई थी। तो जब ओडिशा में सुपर साइक्लोन आया तो उसने उससे कुछ लर्निंग्स ली, कुछ चीजें सीखी कि अब आगे अगर साइक्लोन, चूंकि ओडिशा तटीय हमारा राज्य है और ऐसे में वो बहुत ज्यादा प्रभावित अगर हो रहा है, तब ऐसे में ये जो हमारा पूर्वी तट है, इस पे जो राज्य है वह क्या करते हैं? बचाव के लिए काम करते हैं। तो अब देखो कि ओडिशा में ये जब अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, सोचो 2 करोड़ लोग, कुछ होते हैं कि 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। और हाल ही में आप क्या बता सकते हैं, एक चक्रवात आया हुआ था, मुझे नाम नहीं आ रहा, और उस, मतलब नाम याद नहीं आ रहा मुझे अभी इसमें। तो वो एक बहुत, मतलब वर्ल्ड लेवल पर आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा अपने आप में अचीवमेंट, एक उपलब्धि थी कि उन्होंने जो अब तक सीखा था कि लगभग वहां से 10 लाख, आप सोचिए कि लाखों लोगों को, अरे 10 लोगों को तो प्रतिस्थापित एक जगह से दूसरी जगह पे करना बड़ी मुश्किल काम हो जाती है, मुश्किल काम हो जाता है, बड़ी बात हो जाती, बड़ी भारी काम हो जाता है। और ऐसे में आपने कई लाख लोगों को तट क्षेत्र से हटा दिया, जहां जहां पर जो साइक्लोन है उसकी तबाही के वो दिख रहे थे कि यहाँ पे आ सकता है। तो पता चल गया, अगर हमें पहले 1 महीना पहले पता चल गया, 10 दिन पहले पता चल गया कि यहाँ पे साइक्लोन जैसा कुछ आने वाला है, राज्य सरकार ने चूंकि पहले से सारी कोशिश कर रखी थी, अब उसने सारे लोगों को कहीं और ट्रांसफर कर दिया। और ऐसे में जब साइक्लोन खत्म हो गया, उसका प्रभाव खत्म, वापस अपने घर को लौट आए। ठीक है, तो देखो, जो हम ये कह सकते हैं कि घर की हानि हुई और संपत्ति की वो सारी हानि हुई, उसकी तो क्षतिपूर्ति फिर भी करी जा सकती है। इंसान जीवित रहेगा फिर कमा लेगा, लेकिन जान चली गई तो वो वापस नहीं आ रही। तब ऐसे में पूरी कोशिश की गई थी और बहुत वाहवाही हुई थी कि चलो बढ़िया, इन लोगों ने इस चीज को सीखा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि अब देखो, अगर ओडिशा की हम बात करें, तब ओडिशा ने क्या किया कि आपदाओं से बचने का एक संकल्प लिया और आपदा प्रबंधन की एक ऐसी गाइडलाइंस तैयार कर डाली कि उसने नियोजन और तैयारी में बहुत ज्यादा की, बहुत ज्यादा नियोजन, बहुत ज्यादा तैयारी की। और इसका एक ये है कि कितना भी शक्तिशाली वहां पे चक्रवात आ जाए, कहते हैं कि इक्के दुक्के ऐसे लोग जो कि अपनी गलतियों से मारे जाए, कभी भी आंकड़ा जो है अब दोहरे अंक को पार नहीं कर पाता कि 10 से ज्यादा मौतें। दोहरे अंक को ये नहीं होता कि अब 3 अंक में पहुंच गया कि 100 मौतें हो गई, ऐसा नहीं होता। तो अगर अपने, जैसे कि आप देखेंगे कि अभी कुछ चक्रवात आए थे तो केवल उन लोगों की जान गई थी जिन तक सूचना, और ऐसे मछुआरे जो समुद्र में थे, मछली पकड़ने के लिए गए थे, उनकी जान चली गई थी, उन तक जानकारी नहीं पहुंच पाई थी, है ना। या फिर वो ये सोचते कि अरे अभी समुद्र शांत दिख रहा है, चलो थोड़ा बहुत मत्स्य पालन कर आते हैं, है ना, थोड़ा बहुत मछली होगा ले आते हैं। तो ऐसे में ऐसे लोगों की जान चली गई थी। तो 2013 में चक्रवात फेलिन आया था, फेलिन है ना। और यहाँ पर लगभग 10 लाख लोगों को यहाँ से निकालकर ओडिशा ने दुनिया में सबसे सफल, पूरे विश्व में सबसे सफल आपदा प्रबंधन के प्रयासों को। तो आप देखो, यहाँ पर ये बताओ कि जब भी आप डिजास्टर मैनेजमेंट, बच्चों अगर पेपर 3 में इसको लिख रहे हैं, आप इसको डालें। जब आप पेपर 3 में लिखेंगे
डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, आपको पता है ना आपके जीएस पेपर 3 जो मेंस में जीएस पेपर 3 इसका पार्ट है। तो इसमें आप लिखें इस लर्निंग को कि आपदा प्रबंधन करके कितनी बढ़िया तरीके से हम लोगों की जान को बचा सकते हैं। और जब चक्रवात फैलन आया सुपर साइक्लोन से, तो 2 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं। और यहाँ पे जब चक्रवात फैलन आता है तो ऐसे में पहले ही 10 लाख लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दो। विश्व का एक सफल आपदा प्रबंधन था। तो ये सारी चीजें हैं, लर्निंग से तो हम सीख ही सकते हैं ना। इस बार अब आपको भी लर्निंग लेनी है कि भैया इस बार जो है वे पेपर बिगड़ गया, चीजों को पढ़ के नहीं गए थे। ठीक है, आपका काम है, एक यूपीएससी एस्पिरेंट का काम है कोर सब्जेक्ट और जो सिलेबस है उसको प्रिपेयर करना। अब वो यूपीएससी का काम है कि कहीं से एक क्वेश्चन पूछे तो कहीं से 30 क्वेश्चन पूछे, वो उसकी मनचाही है। तो यहाँ पर हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि हमने नहीं पढ़ा था या हम केवल मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ के गए थे, वहां से 2 क्वेश्चन आए। भैया किसने कहा था कि आप पॉलिटी को छोड़ दो, वहां से 20 क्वेश्चन आए। हो सकता है अगली बार पॉलिटी से 20 क्वेश्चन ना आके 8 क्वेश्चन आ जाए, 10 क्वेश्चन आ जाए, मॉडर्न हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन। तो ये आंकड़ा कितना रखना है वो तो डिपेंड ऑन यूपीएससी ना, हमारे हाथ में क्या है आप बस वो करो। ठीक है, चलो। तो हमने देखा कि अब तीसरे स्तर पर भी हमने, आओ एक क्वेश्चन देखो जरा, आपदा मित्र, ये वेबसाइट से उठाया गया क्वेश्चन है गवर्नमेंट की, भारत सरकार की। आपदा मित्र के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसमें मई 2016 में शुरू किया गया। एनडीएमए इस योजना का कार्यान्वयन एजेंसी है, मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट या अथॉरिटी है ना। यह आपदा प्रवण क्षेत्रों में उपयुक्त व्यक्तियों की पहचान करने की एक योजना है जिसमें आपदाओं की स्थिति में बचाव कार्यों के लिए आपदा मित्र को प्रशिक्षित किया जाना शामिल है। ठीक है, जैसे कि देखो कि अगर हमने लोगों को सिखाया हुआ है कि अगर मान लीजिए इस जगह पर इस तरह की आपदा आती है आप कैसे बचाव करेंगे उसका, तो इस तरह से ये आपदा मित्र योजना जो है वह शुरू करी गई थी 2016 में। और ऐसे लोगों को पहचान करके ऐसे क्षेत्रों में शिक्षित किया गया था कि आप कैसे आखिर उनकी जो जान है वह बचा सकते हैं। आओ एक क्वेश्चन और बताओ, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य और उत्तरदायित्वों में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को स्वीकृत करना, आपदा प्रबंधन हेतु नीतियां तैयार करना, राष्ट्रीय योजना के अनुसार केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभागों द्वारा बनाई गई योजनाओं को स्वीकृत करना, ऐसे दिशा निर्देश तैयार करना कि जिनका अनुसरण राज्य के प्राधिकारी राज्य योजना तैयार कर सके, शमन के लिए निर्धारित प्रावधानों की सिफारिश करना। तो ये सारे ही तो काम इसमें शामिल हैं। इसने पूछा क्या शामिल नहीं है, बट इसमें तो सभी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। एक क्वेश्चन और बताओ, एनडीए में प्राधिकरण जो है अध्यक्षता कौन करेंगे? एनडीए में प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? डिजास्टर माफ कीजिए, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो एनडीएमए की अध्यक्षता पीएम कर रहे थे पदेन रूप से। एसडीएमए की बात करें तो सीएम कर रहे थे। और यहाँ पर कर रहे थे जो जिलाधिकारी हैं, जो यहाँ पे एसडीएम है। ठीक है, जो जिलाधिकारी हैं उनको अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पे जाना जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपदा, इसी तरह के क्वेश्चन इस बार यूपीएससी बड़ा फैक्चुअल सा पेपर दिया है। खैर वो टफ था जब सारी चीजों को सॉल्व कर रहा हूँ। लास्ट और हमें पढ़ना है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, है ना। उसके अलावा एक क्वेश्चन देखो 2020 में यूपीएससी ने पूछा था, पहले के प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण से हटकर भारत सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन हेतु शुरू किए गए हालिया उपायों की चर्चा कीजिए। अब देखो, अगर आपको पता है कि भारत सरकार ने जैसे कि आपदा मित्र योजना चलाई, आप इसको लिखिए तो ये उपाय ही तो है। अगर आप करंट अफेयर में चीजों को पढ़ रहे हैं, टॉपिक आपके सिलेबस में है, आपने इस टॉपिक को तैयार किया, करंट से आपने रिलेट कर लिया, डेफिनेटली चीजें आएंगी, है ना। चलो, तो यहाँ पर देखो कि जब हम जिला स्तर की बात करेंगे तो जिला स्तर पर एक जिला प्रबंधन प्राधिकरण होता है जो कि जिला स्तर पर यह काम करेगा। और अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो इसका अध्यक्ष कौन होगा? इसका अध्यक्ष कौन होगा? एक जिलाधिकारी जो है वह इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो ये था आपका आज का चैप्टर। ठीक है, आपको मैं ऐसे लिखने के लिए ये टॉपिक देती हूँ, इसको आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।